हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 31 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपने जो रीडिंग नंबर 3 करेंसी मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन पर थे। हमने अपना लेक्चर 1 कंप्लीट किया। अब हम है लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें हम मैक्सिमम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ करेंसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या हमने जैसे पूरा एक स्पेक्ट्रम बनाया है, जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि ये वाला क्या है, जिसमें हम फुल्ली हेज कर रहे हैं अपना करेंसी पूरा पोर्टफोलियो को अगेंस्ट करेंसी रिस्क, और ये वाला हम पूरा एक्टिवली उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक स्पेक्ट्रम हो गया, एक पूरी लाइन बन गई। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को देख रहे हैं। तो इसमें क्या है? सबसे पहला हमारा है पैसिव हेजिंग। पैसिव हेजिंग क्या होती है? जिसमें कि हमारा गोल जो है वो है हमारा कि पोर्टफोलियो का जो करेंसी एक्सपोजर्स है वो हम क्लोज टू दोज ऑफ द बेंचमार्क रख सके, बेंचमार्क के एकदम क्लोज रख सके, ज्यादा उसमें एक्टिव कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी यूज ना कर सके। जिससे इससे क्या होता है, हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, उसका डिस्क्रिशन यानी कि उसकी जो मर्जी होती है ना, उसको कैसे उसको चलाना है, वो बहुत नेग्लिजिबल के अराउंड है। ठीक है, बहुत कम है। और ये एक रूल्स बेस्ड अप्रोच है, जिससे कि सारी की सारी डिस्क्रिशन जो है वो हटा दी जाती है पोर्टफोलियो मैनेजर के पास से। इसमें क्या होता है, मैनेजर का क्या जॉब है इसमें? इज टू कीप पोर्टफोलियो एक्सपोजर एज क्लोज टू न्यूट्रल मतलब कोई ऐसा कुछ फर्क ही ना पड़े एज पॉसिबल, टू मिनिमाइज ट्रैकिंग एरर्स अगेंस्ट द बेंचमार्क पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसमें पीरियोडिक रीबैलेंसिंग की तो देखो जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी ना कभी क्योंकि चेंजेस तो आते हैं, चाहे वो पैसिव हो, बट उसमें क्या होता है, जो वेट्स होते हैं, जो या हमारी जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा टारगेट वेट्स जो चेंज हो जाते हैं, इसलिए रीबैलेंसिंग इज अ मस्ट। फिर आता है हमारा डिस्क्रिशनरी हेजिंग, जो कि इसमें थोड़ा सा जो होता है ना, थोड़ा सा उसको डिस्क्रिशन मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है, डिस्क्रिशन मिल रहा है उसको, बस थोड़ा लिमिटेड डिस्क्रिशन मिल रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर को। ठीक है, उसका जो डिस्क्रिशन है डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेन करेंसी मार्केट वैल्यू। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो अलाउ करता है पोर्टफोलियो मैनेजर को एटलीस्ट सम लिमिटेड एबिलिटी टू एक्सप्रेस डायरेक्शनल ओपिनियंस अबाउट फ्यूचर करेंसी मूवमेंट्स। ठीक है, टू एक्सेप्ट रिस्क इन एन अटेम्प्ट टू अर्न रिवॉर्ड। थोड़ा सा उसको डिस्क्रिशन मिल रहा है, थोड़ा सा वो रिस्क ले सकता है रिवॉर्ड लेने के लिए, थोड़ा उसको। जैसे कि इसमें क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पैसिव में अगर उसके पास कोई एक डायरेक्शन, क्योंकि हम एक्टिव, जब भी हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, कोई एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक व्यू होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास पैसिव हेजिंग में कोई व्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे? सिंपल उसको लीव कर देंगे। बट इसमें जो डिस्क्रिशनरी हेजिंग है, हम इसको लीव नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, इसको कहीं ना कहीं इसको ऐसे इन्वेस्ट करना है जिससे कि हम अल्फा जो है अर्न कर सके। ठीक है, एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट क्या होती है? एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट होती है एक्सटेंशन ऑफ, थोड़ा सा उसको स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले इसमें क्या है? पैसिव हेजिंग, फिर यहाँ पे हमारा ये है डिस्क्रिशनरी हेजिंग, फिर उसके बाद जो हम 50% पे है वो है हमारा एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट, जिसमें कि हम अलाउ है पोर्टफोलियो मैनेजर को कि वो एक्सप्रेस कर सके डायरेक्शनल ओपिनियंस। ठीक है, बट विद इन लिमिटेड रिस्क लिमिट्स, जो मैंने बताया था कि उसको जो आईपीएस मैंडेट है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। नो अलाउंस फॉर अनलिमिटेड स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। प्राइमरी गोल क्या है? टू एड अल्फा थ्रू सक्सेसफुल ट्रेडिंग, लीविंग एक्चुअल पोर्टफोलियो एक्सपोजर्स नियर जीरो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स इज नॉट अ टिपिकली अ वायबल ऑप्शन। सॉरी, मैंने ना ये पैसिव हेजिंग और डिस्क्रिशनरी हेजिंग में और इस एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। जो पैसिव हेजिंग है वो एक बेंचमार्क से ही रिलेटेड है, बट जो डिस्क्रिशनरी हेजिंग और एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट है उसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि डिस्क्रिशनरी हेजिंग में वो लीव कर सकता है अपना, अगर उसके पास कोई मार्केट व्यू नहीं है तो वो लीव कर सकता है, उसको जरूरी नहीं है उसको इन्वेस्ट करे। बट एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट में उसको अल्फा कमाना ही होता है, तो वो लीव नहीं कर सकता ऐसे इस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को। करेंसी ओवरले क्या होता है? मान लो कि मैं हूं, मेरे को फॉरेन एसेट्स में ना इन्वेस्ट करना, बट मेरे को नहीं पता कि मेरे को नहीं आता उसको मैनेज करना, उसको कैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगी? एक बाहर की टीम को हायर करूंगी जो एक एक्सपर्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? करेंसी ओवरले। 6 है हमारा फॉर्मुलेटिंग अ करेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये है हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक वाली पार्ट है। उसके बाद जो हम जो हमारे 7 और 8 सब टॉपिक्स है वो पूरा एक्टिव मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ये पूरा स्ट्रेटेजिक को ही समझा रहा है कि हमें कैसे करना चाहिए। द स्ट्रेटेजिक करेंसी पोजिशनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी बायस्ड टुवर्ड अ फुल्ली हेज्ड करेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, द मोर क्यों ज्यादा से ज्यादा हमारी जो पोजीशन है वो फुल्ली हेज की तरफ होनी चाहिए, टुवर्ड्स मोर फुल्ली हेज करेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्यों जब ज्यादा क्या होगी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, मोर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है तब।
बायस टूवर्ड्स फुल्ली हेज पोर्टफोलियो करेंसी, द मोर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जितनी ज्यादा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगी उतना ज्यादा हम मोर फुल्ली हेज्ड होंगे, लॉन्ग टर्म में हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। रिस्क एवर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, हम अपने पोर्टफोलियो जो फुल्ली हेज करेंसी की तरफ जाएंगे। इमीडिएट द इनकम और लिक्विडिटी नीड्स ऑफ द पोर्टफोलियो, तब भी हम हेज की तरफ जाएंगे। चीपली हेजिंग प्रोग्राम कैन बी इम्प्लीमेंटेड। फिक्स्ड इनकम एसेट्स हेल्ड इन फॉरेन करेंसी पोर्टफोलियो, इसको याद करने की जरूरत है, सब जस्ट समझने की जरूरत है कि वॉलेटाइल जितना है फाइनेंशियल मार्केट उतना ज्यादा हम बेंचमार्क की तरफ जाएंगे। स्केप्टिकल द बेंचमार्क ओनर्स और मैनेजमेंट ओवरसाइट कमिटी एज आर ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट, जितना ज्यादा द रिलैक्सेशन ऑफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस क्रिएट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज योर रेंज, अप एंड डाउन वाली रेंज, टू अलाउ अ मोर प्रोएक्टिव करेंसी रिस्क पोस्चर इन द पोर्टफोलियो ईदर थ्रू वाइडर टॉलरेंस बैंड, वाइडर हो जाएगी हमारी टॉलरेंस बैंड यानी कि 5% है तो मैं बोल दूंगी कि वो 7 to 9%, वाइडर टॉलरेंस बैंड फॉर डिस्क्रिशनरी हेजिंग और बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन करेंसीज एज अ सेपरेट एसेट क्लास। ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी, ये सिर्फ नॉर्मल ऐसे बताया था कि स्ट्रेटेजिक क्या कैसे करते हैं। 7th है हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक्टिव मैनेजमेंट हम चार उसमें वेज में हम कर सकते हैं, बाय इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, बाय टेक्निकल एनालिसिस, बाय कैरी ट्रेड, और जो लास्ट है जिसको हम 8th सब टॉपिक में उन्होंने हटाया हुआ है वो है वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग। तो हम चार जो ये वेज है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, कैरी ट्रेड और वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग, ये चार वेज है जिससे कि हम एक एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आईपीएस हैज गिवन पोर्टफोलियो मैनेजर एटलीस्ट सम लिमिटेड डिस्क्रिशन फॉर एक्टिवली मैनेजिंग करेंसी रिस्क विद इन दीज मैंडेटेड स्ट्रेटेजिक बाउंड्स, दिस लीड्स टू टैक्टिकल डिसीजंस, मैं बता चुकी हूँ लेक्चर 1 में। टैक्टिकल डिसीजंस क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट को। कोई ऐसा सिंपल फॉर्मूला मॉडल अप्रोच नहीं है जो फॉरेन एक्सचेंज को हम प्रिडिक्ट कर सके अच्छे से, एकदम पूरे एग्जैक्ट, उसमें नहीं है ऐसा कुछ। तो हम चार जो हमारे एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट हम कैसे कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ड ऑन कैरी ट्रेड, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग। तो अब एक एक करके सारे देखते हैं। जो इसमें ये बोल रहे हैं कि करेंसी जो इकोनॉमिक जो इसमें मेन है वो यही है, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम इसमें जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में हम क्या करते हैं, हम एक व्यू बनाते हैं अबाउट फ्यूचर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स। जो फंडामेंटल्स है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया हमारा, इंटरेस्ट रेट हो गया हमारा, ये सारे जो ये क्या है, ये फंडामेंटल्स है, इनके बेसिस पर हम एक व्यू बना रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स की हम व्यू बना रहे हैं। द riskier a currency's assets are perceived to be by the investors, the more likely they are to move their investments out of that country, thereby depressing the exchange rate। जितना ज्यादा उनको उस कंट्री के एसेट्स रिस्की लगेंगे उतना ज्यादा वो उसके पास नहीं जाएंगे, उससे दूर जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट गिर जाएगा उसका। तो इसमें हम हमेशा देखते हैं कि P/B वाला जो हमारा सिनेरियो वही चलता है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि जो बेस करेंसी की हम इसमें क्या बोल रहे हैं, जो लॉन्ग रन की जो हमारी इसमें जो पूरा डायग्राम है, इसमें क्या बोल रहे हैं, ये लॉन्ग रन का बैंड है हमारा, ये वाला जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं ना, ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पाथ है। ये क्या है, जैसे हमारे बिजनेस साइकिल्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमारी ये वाली लाइन है, जो ये ब्लैक वाली डार्क लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक हमारा लॉन्ग रन का फंडामेंटली ड्रिवन एक पाथ है। एक जैसे मैंने बताया था कि ये हमारी एक जैसे इक्विटी एसेट एलोकेशन में मैंने बताया था, एक लॉन्ग रन की हमारी एक लॉन्ग रन में हमेशा ये पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। अप एंड डाउन जो इसके अराउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल्स। अगर मैं एसेट एलोकेशन में बात करी थी तो मैं उसको बोल रही थी बिजनेस साइकिल्स, इसमें मैं बोलूंगी एक्सचेंज रेट साइकिल्स। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर ये मान लो ये ओवरशूट हो रही है, ओवरशूट या तो वो नीचे की तरफ हो रही है या वो ऊपर, इससे लॉन्ग रन जो रेंज है, रेंज से जैसे जैसे बाहर जा रही है वो क्या होगी, अगर नीचे है तो वो मीन ऊपर आने की कोशिश करेगी क्योंकि वो मीन रिवर्टिंग है, अगर वो ऊपर जा रही है तो वो नीचे आने की कोशिश करेगी क्योंकि वो मीन रिवर्टिंग है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो बेस करेंसी जो है उसका रियल एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा इफ देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट। ये सबको पता है, अगर जैसे जैसे एक्सचेंज रेट जैसे जैसे ये एक्सपेंसिव होगी 1.5 से ये 2 की तरफ जाएगी, उतना ज्यादा क्या होगी, अप्रिसिएशन होगी बेस करेंसी की। या फिर हमारा रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तब भी वो अट्रैक्ट करेगी फॉरेन कैपिटल आएगी तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। अगर हमारी एक्सपेक्टेड फॉरेन इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, हमारी फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट करेगी। और फॉरेन रिस्क प्रीमियम वाला जो इसमें पार्ट है, ये क्या बोल रहे हैं कि वो फॉरेन एसेट्स को लेस अट्रैक्टिव बना देगी। रिस्क प्रीमियम कब लेंगे, जब उसमें हम देख रहे हैं कि रिस्क है किसी एसेट में, तो हम रिस्क प्रीमियम उससे डिमांड करें। जितना ज्यादा रिस्की होगी उतना ज्यादा उसकी कंट्री के जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिसिएट करेंगे। इन द लॉन्ग रन द रियल एक्सचेंज रेट विल कन्वर्ज टू इट्स फेयर वैल्यू, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म फैक्टर्स विल शेप कन्वर्जेंस पार्ट टू दिस इक्विलिब्रियम।
अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो भी ट्रेड करता होगा उसको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, ये दो तरह के एनालिसिस होते हैं जो हम करते हैं ताकि हम अपने स्टॉक की वैल्यू निकाल सके कि हमें उसको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है उसमें। तब टेक्निकल एनालिसिस कोई इकोनॉमिक एनालिसिस को नहीं देखती, वो सिर्फ उसका मेन फोकस क्या होता है, प्राइस एक्शन पे होता है। जो भी प्राइस जो वो क्या मानती है, वो बिलीव करती है, वो एक मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वो मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स के इमोशंस है, बेसिकली ग्रीड और फियर, दो इमोशंस ही होते हैं, लालच और डर, इन दोनों के हिसाब से ही उसको देखती है कि प्राइस डेटा, प्राइस कैसे मूव कर रहा है और फिर हमारा क्या एक्शन हो सकता है, हम कैसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने प्राइस मूव्स को। जो टेक्निकल एनालिसिस होती है ना, वो 3 ब्रॉड थीम्स के ऊपर बेस्ड है। एक तो ये है कि जितने भी हमारे जो पता है उन्हें यही बोलती है कि जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रही है कि हमारी जो पूरी मार्केट है वो बहुत एफिशिएंट है, रैशनल है, लोग सारे, तो जितना भी कोई भी मतलब डेटा है वो सब उन्होंने उसको उसमें जो उसमें पूरा का पूरा प्राइस में वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा है वो हम हेल्प कर सकते हैं फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को देखने के लिए। जब भी हम ट्रेड लेते हैं हम वो बनाते हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बताती हूँ भी क्या होता है। सपोर्ट जहाँ पे जिसमें बायर सबसे ज्यादा होते हैं जिससे कि वो मार्केट को गिरने नहीं देते। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह से जैसे छत होती है ना, छत होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, कैप, एक तरह से कैप है वो, कि वो कैप और फ्लोर वाली चीज है ये। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारी कैप है जिसमें बहुत सारे सेलर्स है जो ऊपर मार्केट को जाने नहीं दे रही, वो यहाँ पे जैसे आती है उसको सेल कर देती है तो मार्केट नीचे गिर जाती है, तो हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो पास्ट के रिजल्ट्स है ना, जो पास्ट का प्राइस डेटा है उसको देखते देखते हम क्या करते हैं, लाइंस बनाते हैं। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फ्यूचर की मूवमेंट को। सेकंड हमारी थीम है कि जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स है ना इन प्राइस डेटा, वो हम टेंडेंसी है कि रिपीट होगी वो, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये वाली जो, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हमेशा हिस्ट्री सबने देखी है, वो रिपीट होती ही होती है। थर्ड क्या थीम है हमारी, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो डज नॉट अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेयर प्राइसेस शुड बी। ये नहीं डिटरमाइन करती कि कहां होने चाहिए, बट ये देखती है कि कहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें की टर्म्स क्या है, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट। ओवरबॉट मतलब जब भी कोई भी ऐसी चीज जो ऐसा मार्केट ऊपर जा चली गई, बहुत ज्यादा हीट हो चुकी है मार्केट, मतलब एक रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा चुकी है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, तो ये ओवर बॉट हो चुके, बहुत ज्यादा उसका जो फेयर वैल्यू होना चाहिए वो नहीं है, वो बहुत ज्यादा उससे ऊपर जा चुकी है, ओवरसोल्ड ये हो गया उल्टा उसका, ठीक है। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल मैं बता चुकी हूँ। स्टॉप्स क्या होते हैं, स्टॉप लॉसेस। और टेक्निकल इंडिकेटर्स, यानी कि जैसे किसी ने अगर देखा होगा मूविंग एवरेजेस होती है, वो सारी क्या होती है, हमारी टेक्निकल इंडिकेटर्स होती है। एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट बेस्ड ऑन कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड हम किस में देख चुके हैं, लेवल 2 में देख चुके हैं। कैरी ट्रेड क्या होती है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं लो यील्ड, जो लो यील्ड करेंसीज है, और इन्वेस्ट करते हैं हम हाई यील्ड करेंसीज में। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, बोरो हम कर रहे हैं सस्ते में और इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी करेंसीज में जहां पे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। कैरी ट्रेड जो है वो बेस किस पे है, अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे। ये हम बहुत बार देख चुके हैं अपने लेवल 2 में इंटरेस्ट रेट पैरिटी को, कि ये क्या बोलते हैं, अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी, कि हमारी अगर कोई भी जो लॉन्ग टर्म में जो हमारी ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं कि अगर कोई रिटर्न ऑन एन फॉरेन करेंसी एसेट जो अनहेज्ड है, ठीक है, वो सेम हो गया हमारे डोमेस्टिक करेंसी के इन्वेस्टमेंट की इक्वल, ये वाली चीज, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। इसमें फिर अब बोले फॉरवर्ड रेट बायस क्या होती है, जब भी इस अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी की क्या होगी, वायलेशन होगी, परसिस्टेंट मतलब लगातार ये वायलेशन होती रहेगी, तो ये बन जाएगी एक फॉरवर्ड रेट बायस, ठीक है। फॉरवर्ड रेट बायस में जब भी हम ट्रेड करते हैं वो कैसे करते हैं, हम बाय करते हैं ऐसी करेंसीज जो कि फॉरवर्ड डिस्काउंट में हमें मिल रही है, और हम सेल करते हैं वो करेंसी जो हमें फॉरवर्ड प्रीमियम में मिल रही है, वही जो सेम चीज इसमें वही हम करते हैं, ठीक है। कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होती है, व्हेन द बेस करेंसी प्राइस अपॉन बेस करेंसी हैज लोअर इंटरेस्ट रेट देन द प्राइस करेंसी, द बेस करेंसी विल ट्रेड एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं जो भी बेस करेंसी अगर लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल रही है तो वो फॉरवर्ड प्रीमियम पे ट्रेड होगी। वही सारी चीज को अलग अलग वेज में ये सब चीजें, एक थ्योरी है, ये सब चीजों की उसमें बोल रहे हैं। फंडिंग करेंसीज क्या होती है, ऐसी करेंसीज जो लो यील्ड करेंसीज है, जो हमें जिसमें इन्वेस्ट करते हैं हम, बोरो करते हैं सस्ते में, वो करेंसीज क्या होती है, हम सेफ हेवन करेंसीज होती है वो, जैसे कि यूरो हो गई, हमारा CHF हो गया, हमारा जापानीज येन हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंसीज क्या होगी, हमें हाई यील्ड कहाँ पे मिलती है, जो हमारी इमर्जिंग मार्केट होती है, जैसे कि इंडिया, INR, ऐसी सारी जितनी भी हाई यील्ड करेंसी होगी ये होगी इमर्जिंग मार्केट्स में। रिस्कीनेस जो होगी ऑफ कैरी ट्रेड वो होगी वॉलेटिलिटी ऑफ द स्पॉट रेट मूवमेंट्स,
फॉर करेंसी पेयर लोअर वॉलिटिलिटी इज बेटर फॉर कैरी ट्रेड पोजीशन। वॉलिटिलिटी जितनी ज्यादा होगी स्पॉट रेट मूवमेंट्स में वो उतना ज्यादा सही नहीं होगी कैरी ट्रेड के लिए। अब इसमें बोल रहे हैं हम देखो कैरी ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय करना है हमें हाई, हमें नहीं रुक जाओ, हमें बोरो क्या करनी है लो यील्ड करेंसी, और हमें इन्वेस्ट किस में करना है हाई यील्ड करेंसी में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग करनी है अगर मेरे को फॉरवर्ड रेट बायस में, तो उसने क्या बोला है, ये वाला है फॉरवर्ड रेट बायस, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये वाली बाइंग करेंसी एट अ ट्रेडिंग डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट पे होगी उसको हमें बाय करना है, और सेल क्या करना है हमें फॉरवर्ड प्रीमियम करेंसी। ये एक जिस्ट दे रखा है, एक समरी दे रखी है। ये है हमारी लास्ट आज का सब टॉपिक, एक्टिव करेंसी मैनेजमेंट बेस्ड ऑन वॉलिटिलिटी ट्रेडिंग। वॉलिटिलिटी ट्रेडिंग ये हम देख चुके हैं ऑप्शंस में। वेगा वाला क्या है, वेगा क्या है हमारा एक ग्रीक है, वन ऑफ द ग्रीक्स है, जो हमें वॉलिटिलिटी जो ऑप्शन का प्राइस जो है कैसे चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू योर वॉलिटिलिटी। डेल्टा हेजिंग क्या होती है, डेल्टा हेजिंग is the act of hedging away the option positions exposure to delta। मान लो कि मेरे पास 100 जो है 100 यूनिट्स 100 स्टॉक्स है, ठीक है, किस चीज के, मेरे पास 100 स्टॉक्स है, मान लो HDFC बैंक के 100 स्टॉक्स पड़े मेरे पास HDFC बैंक के, तो इनका डेल्टा क्या होगा 1। फ्यूचर फॉरवर्ड्स और जो भी स्पॉट होता है अंडरलाइंग होती है उसका डेल्टा क्या होता है 1। अगर मेरे को हेज करना है अपना पोर्टफोलियो तो मैं कैसे हेज करूंगी, अगर मेरे पास 0.5 ATM बाय कर रही हूं तो मैं उसको पता है हमें डेल्टा कितना इतना, तो मेरे को हेज करना है तो मेरे को कितने अपने वो चाहिए होंगे, कितने अपने पोजीशंस लेनी पड़ेगी, मेरे को डबल लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये 1 है, इसको 1 बनाने के लिए मैं 1.5 को इंटू 2 करूंगी, ठीक है, इंटू 2 करूंगी मतलब 100 इंटू 2, ये वाली सेम चीज। तो जो ये प्राइस रिस्क ऑफ द अंडरलाइंग डिफाइंस ये हमेशा हमें हेज रेशियो बताता है। हम ये इधर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पॉट ट्रांजैक्शन दोनों में कर सकते हैं। हम जब भी एंगेज करते हैं वॉलिटिलिटी ट्रेडिंग में, तो ट्रेडर इज एक्सप्रेसिंग अ व्यू अबाउट फ्यूचर वॉलिटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट बट नॉट देयर डायरेक्शन। वो सिर्फ एक व्यू बता रहा है कि वो बुलिश होगी कि वो बियरिश होगी, एक डायरेक्शन नहीं बता रहा वो, ठीक है। जब हमें डायरेक्शन नहीं पता होती कि अप जाएगी अप जाएगी डाउन जाएगी, तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जो हमने पढ़ी है, उसका नाम है स्ट्रैडल। हम एक लॉन्ग स्ट्रैडल बना देते हैं जब हमें डायरेक्शन नहीं पता बट हमें पता है कि वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, एक अपना एटीएम पुट्स को और कॉल्स को दोनों को बाय कर लेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल में, तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। शॉर्ट स्ट्रैडल में हमें पता है कि हमारी जो वॉलिटिलिटी है वो रेंज में रहने वाली है या वो डिक्रीज होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल बना देंगे। Volatility is determined by a wide variety of underlying factors, both fundamental and technical. Movements in volatility are cyclical, change होती रहती है, ठीक है, और and subject to long periods of relative stability। और फिर क्या होता है, एक कुछ मतलब चलता रहता है, सही नॉर्मल चलती रहेगी लॉन्ग रन में, बट वो शॉर्ट रन में क्या होगी, किसी ना किसी फैक्टर की वजह से एक पंचर जैसे मार देते हैं वैसे हो जाएगा, तो एक स्पाइक क्रिएट हो जाएगी और वो सिक्लिकल हो जाएगी। वॉलिटिलिटी ओवरले इज सिमिलर टू योर करेंसी ओवरले। करेंसी ओवरले में मेरे पास नहीं है कोई नॉलेज। अगर मैं बात कर रही हूँ फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट की, तो मैं बाहर से एक स्टाफ अपनी टीम को पूरा बुला रही हूँ, हायर कर रही हूँ ताकि वो मैनेज कर सके। वैसी वॉलिटिलिटी ओवरले में क्या होता है, हम मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो एक्सपोजर टू करेंसी वेगा, और हम फोकस करते हैं अर्निंग स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट्स, ठीक है, बट कैन ऑल्सो बी यूज टू हेज पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो का रिस्क हम जब मैनेज करते हैं, मैं बता चुकी हूँ। ऑप्शंस जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ द डेल्टा उसको देखते हैं। नॉर्मल जो हम देखते हैं, हमारा जो भी पूरी हम नॉर्मल अगर हमारी स्पॉट या फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट थी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉरवर्ड या फ्यूचर्स में जो हमने नॉर्मल अभी देखा है, इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज में है ऑप्शंस, वो थोड़े डिफरेंटली हम उसको डिफरेंटली डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि फॉर कॉल ऑप्शन डेल्टा रेंजेस वही सेम है, पुट ऑप्शंस के लिए वही सेम है, -1 से लेके 0, और एटीएम का होगा तो 0.5 है एटीएम के लिए। और इसमें बट ये बोल रहे हैं कि जो डेल्टा वैल्यूज है ना वो कोट करते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स या फिर परसेंटेज टर्म्स में, और जो हमारे एक स्टैंडर्ड है 25 डेल्टा और 10 डेल्टा ऑप्शंस, ये एक तरह से, और इसके अराउंड क्या होती है, बहुत ज्यादा लिक्विड होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये एक स्टैंडर्ड डेल्टा कोटिंग पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे अराउंड हमें सबको पता है एक साइकोलॉजी है, अगर कोई किसी को मैं बोलूं कि 99 तो उसके पास ना एक तुरंत एक नंबर जाएगा 100, एक साइकोलॉजिकल जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल नंबर है ये। वैसे ये एक स्टैंडर्ड डेल्टा कोटिंग पॉइंट्स है, क्या क्या 25 डेल्टा और 10 डेल्टा ऑप्शंस, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क फॉर डे 31, ठीक है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस पूरे डेरिवेटिव्स में। जैसे पहले अगर किसी को लगा होगा तो
बट ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसके क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे जो कंसेप्ट है वो साथ के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट में समझा रही हूँ बट आपको क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसका भी अभी अगर कोई एग्जाम आ रहा है और वो फिर भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी। और जो भी जिनका भी एग्जाम मेरे साथ है या लेटर ऑन है, उसको भी बोलूंगी कि अच्छे से तैयारी करें प्लीज, और इसके क्वेश्चंस भी साथ साथ में करें। कीप लर्निंग, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।